रामायण में जब भगवान हनुमान लाए जाते हैं बेड़ियों में रावण के दरबार में, इस वानर की पूंछ पर कपड़ा लपेटकर उसमें तेल डालकर आग लगा दी जाए। हनुमान अपने सलाखों को तोड़कर लंका में कूदे और अपनी जलती हुई पूंछ से पूरा शहर जला दिया। आज के तारीख में लंका के नेता खुद अपना देश जला रहे हैं। द्वीप के नागरिक क्रोधित है, राष्ट्रपति भवन को घेर कर अपने राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे का इस्तीफा मांग रहे हैं। वे नाराज है क्योंकि परीक्षाएं अनिश्चित काल से स्थगित की गई। हे भगवान, सरकार को कुछ पेपर इंक खरीदने के लिए विदेशी मुद्रा दो। वे नाराज है क्योंकि खाना बनाने के लिए एलपीजी गैस नहीं और सामग्री के दाम हद से बढ़ चुके हैं। वे नाराज है क्योंकि उन्हें बैलगाड़ियों का इस्तेमाल करना पड़ रहा है शहरों के रास्तों पर, क्योंकि पेट्रोल पंप के बाहर लाइनें 2-2 किलोमीटर की है। वे नाराज है क्योंकि सरकार ने वाहनों का आयात बंद कर दिया है और एक भी नई गाड़ी मिलना नामुमकिन है, जिस वजह से नई गाड़ी की कीमत जो अक्सर शोरूम से बाहर निकलते ही आधी हो जाती है, अब नई गाड़ी से भी ज्यादा कीमती है। और वे नाराज है क्योंकि लोग ऑपरेशन के बीच मर रहे हैं। जब बिजली 16 घंटों तक चली जाती है और दुकान में दवाई मौजूद नहीं। अगर आप समझते हो कि ये एक खराब दृश्य है तो सुनिए, ये तो शुरुआत है, अब समस्या और भी गंभीर होंगी। लोग भूखे मरेंगे। तो ये छोटा सा सुंदर सा 2.2 करोड़ लोगों का देश इस भयानक मंजिल तक कैसे आ पहुंचा? सिलोन था पुराना नाम इस देश का 1977 में जब इसकी कहानी शुरू हुई और नया नाम दिया गया श्रीलंका। ठीक 1 साल बाद नए जन्मे देश को ढेर सारे पैसे मिले, या तो मुफ्त या तो बहुत कम ब्याज पर, जिसे वो अपने नागरिक में बांटते गए। कल्याणकारी योजनाओं में रियायती में भोजन, स्वास्थ्य की देखभाल और शिक्षा। नागरिक बड़े खुश थे। उनके जीने का स्तर बाकी पड़ोसियों से काफी कुछ अच्छा था क्योंकि नेता आए हुए पैसे को 90% उन पर संवारते थे और सिर्फ 10% रखते थे देश के लिए। मगर जब मुफ्त में पैसा आना कम हुआ और खर्च वही स्टाइल में होती रही तो तबाही दूर नहीं थी। उस समय एलटीटी का गृह युद्ध भी पैसा खींच रहा था और उनके खिलाफ मानव अधिकार उल्लंघन की वजह से श्रीलंका अंतर्राष्ट्रीय स्तर से हकाले गए थे। तब मारी एंट्री चीन 2005 में और श्रीलंका के राजनीति में दखल देने लगे। तुमने मारी एंट्री यार, दिल में बजी घंटी। उन्होंने श्रीलंका को यूएन में प्रतिबंधों से बचाए रखकर उन्हें हमेशा के लिए आभारी बना दिया। एक रिश्ता जो ज्यादा मजबूत हुआ 2004 की सुनामी के बाद, जब चीन ने उसकी मदद की एक खास प्रोजेक्ट पर। हालांकि पहले महिंदा राजपक्षा भारत और अमेरिका के पास गए थे अपनी सबसे दक्षिणी स्थल हनबनटोटा पर एक बंदरगाह बनाने के लिए। रोजाना वहां से 200 जहाज जाते हैं। गोदी बनाएंगे तो 10,000 आएंगे। लेकिन दोनों देशों के प्रमुख प्रस्ताव को खारिज किया। तब भी बताया था और अब भी दोहरा रहा हूँ, प्रोजेक्ट बेमतलब है। आ गए एक बार फिर चीन 2007 में उनके बचाव के लिए और उन्हें 15 साल का कर्ज 6.3% सूद पर दिया। बहुत अधिक एक ऐसे बुनियादी ढांचे के लिए। कर्ज तो दे दिया पर प्रोजेक्ट पर काम करने वाले चीनी कंपनी होने का शर्त डाला। चीन शायद अमेरिका के दूसरे राष्ट्रपति के शब्द पर चल रहे थे जब उन्होंने सन 1800 में कहा, किसी भी देश को अपने नियंत्रण में लेने के 2 तरीके होते हैं, एक तलवार से और दूसरा कर्जदार बनाकर। लेकिन महिंद्रा राजपक्षा ने चीन को इस नजरिए से नहीं देखा। वो सोचते थे कि प्रोजेक्ट सफल होगा और पूरे के पूरे पैसे सूद समेत लौटा देंगे। इसीलिए वो अपने सारे अंडे हनबनटोटा के टोकरी में भरे। बिजनेस को आकर्षित करने के लिए उन्होंने एक आलीशान क्रिकेट स्टेडियम बनाया जिसकी बैठक उस इलाके की आधी आबादी से ज्यादा थी। और ये सोचकर के लोग बड़ी संख्या में आएंगे, उन्होंने एक विशाल अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट भी बनाया। लेकिन 2 साल बाद सिर्फ 34 जहाज आए और 2014 में कुल मिलाकर 161, जिससे साबित हुआ कि प्रोजेक्ट वाकई नाकाम। एक ऐसा ही अंत हुआ मटाला अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का। 2016 में फोर्ब्स मैगजीन ने उसे दुनिया में सबसे खाली एयरपोर्ट का दर्जा दिया। चल पड़े एक बार फिर महिंदा राजपक्षा चीन के दरवाजा खटखटाने और नए कर्ज लेने। एक सिलसिला जो दोहराते गया संकट दर संकट।
2022 तक श्रीलंका एक गहरे खड्डे में था। उनका कुल कर्ज 88 लाख करोड़ था और पॉकेट में सिर्फ 20,000 करोड़ का फॉरेन एक्सचेंज। 2021 में हर 100 रुपए की कमाई में 95 रुपए कर्ज का इंटरेस्ट चुकाने में जा रहा था। देश को आगे बढ़ाने के लिए कुछ बाकी नहीं रहा। ये संकट और बिगड़ा सालों के भ्रष्टाचार और अस्थिरता से, इतना कि एक पूर्व प्रधानमंत्री भी श्रीलंका केंद्रीय बैंक को ठगा, जिसका पूरा विवरण दिया गया है बिस्बो की दिसंबर 2018 की कहानी में। काश किसी ने बताया होता महिंद्र राजपक्षा को वो राजा बिना राज्य वाली कहानी। गोटाबाया राजपक्षा राष्ट्रपति बने 2019 में, जब उनके बड़े भाई पहले से ही प्रधानमंत्री थे। और ये बड़े मियाँ छोटे मियाँ की जोड़ी श्रीलंका की राजनीति पर अपना पकड़ और जमाया। चारों राजपक्ष भाई और अगली पीढ़ी भी श्रीलंका को कस के अपने दायरे में फांस लिया। इतना संकट होने के बावजूद दोनों भाइयों ने अपना पद छोड़ने से इनकार किया। बल्कि संकट के निशान जब खुले तौर से नजर आ रहे थे, तब भी नवंबर 2019 में राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षा स्थिति और नाजुक कर ली। इलेक्शन के वादे के मुताबिक हम वैट का स्तर 15 से 8% कर रहे हैं और 2% का जो राष्ट्र निर्माण कर है उसे भी हटा रहे हैं। इन वित्तीय गलतियों को ढाका इंसानियत को कुर्बान करके, जब उन्होंने अप्रैल 2021 में उर्वरकों और कीटनाशकों के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया, लेकिन दुनिया को दिखाया कि वे ऐसा कर रहे प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए। भाइयों देखिए, प्राकृतिक खेती न तो रातों रात न ही जबरदस्ती करवाई जा सकती है, और खासकर तब नहीं जब खेती उत्पाद देश का एक प्रमुख कमाई का स्रोत हो। किसान को सिखाना पड़ता है और समय लगता है पारंपरिक कृषि से हरी खेती में परिवर्तन करने के लिए। उन्हें देखना चाहिए था कैसे 5 लाख आंध्र के किसान नियोजित तरीके से ऐसा परिवर्तन किया, मगर उन्होंने चीन के माओ जेडोंग का मारो चिड़ियों को नमूने की नकल की, जहां उन्होंने देखा कि हर गौरैया साल भर में 4 पाउंड का अनाज खा रही थी, और आदेश दिया हर नागरिक को कि वे उस चिड़िया को पकड़े और मारे, उसके घोंसले को नष्ट करे, अंडे तोड़ दे और घोंसले के अंदर के छोटे बच्चे को भी खत्म कर दे। मगर वो भूल गए ये गिनने के लिए कि हर गौरैया कीड़े मकोड़े भी खा रही थी, जो अब इतना अनाज नष्ट किया जितना चिड़िया खुद नहीं कर पाई। गौरैयों के गैर हाजिरी में कीटाणु ने खूब पार्टी की। अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है। माओ को अपनी गलती समझने में 2 साल लग गए, पर तब तक काफी नुकसान हो चुका था। जब तक गोटाबाया अपनी गलती समझा, नवंबर 2021 में श्रीलंका भूख से मर रहा था। चावल का उत्पाद 43% से गिरा और उसकी कीमत महंगी होती गई। इसके कुछ महीनों बाद कोविड ने श्रीलंका का पर्यटन कारोबार को खत्म कर दिया, जिससे इस देश को काफी कुछ पैसा मिलता था। वैसे 2019 के ईस्टर विस्फोट ने कुछ हद तक पर्यटन कारोबार को पहले से ही बिगाड़ा था। देखिए इसके बारे में बिस्बो का जून 2019 का वीडियो। भारत पहला देश था जिसने श्रीलंका की मदद की, चाहे वो कोविड का वक्त था या हालिया संकट। श्रीलंका में भारतीय उच्चायुक्त ने तुरंत नई दिल्ली में बैठे अपने वरिष्ठ अधिकारियों को सूचित की, लोगों को मदद की जरूरत है और सबसे ज्यादा जरूरती वस्तु तेल है। बावजूद इसके कि भारत खुद तेल की बढ़ती कीमतों का शिकार था, उन्होंने श्रीलंका को 15,000 करोड़ तेल खरीदने की सुविधा दी, एक ऐसे वक्त पर जब दुनिया के सारे एजेंसी उनसे मुंह मुकर लिए थे, जिससे उन्हें पैसा पाने के लिए बड़ी दिक्कत हो रही थी। संकट से बचने के लिए शरणार्थी श्रीलंका को छोड़ तमिलनाडु के धनुषकोडी और रामेश्वरम पहुंचने लगे। CAA नागरिकता संशोधन अधिनियम विशेष रूप से श्रीलंका से आने वाले शरणार्थियों को शामिल नहीं किया, क्योंकि उनका विभाजन के समय कोई भूमिका नहीं थी। जरूर श्रीलंका को IMF से पैसे लेने की जरूरत पड़ेगी और भारत जैसे कर्जदाताओं से उदारता मांगनी होगी। एक समय था 1991 में, जब भारत खुद इसी हालत में था, जब उनके $600 मिलियन का भंडार सिर्फ 3 हफ्तों की आयात के लिए पर्याप्त था। उस समय के प्रधानमंत्री PV नरसिम्हा राव और वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह की दाद देनी चाहिए, जिसने भारत को निश्चित रूप से बर्बादी से बचाया।
संरक्षणवाद और समाजवादी नीतियों ने भारत को आपदा के कगार पर ला खड़ा किया है। हमें अर्थव्यवस्था और आयात खोलने की जरूरत है। उन्होंने भारत का 40 टन सोना स्विट्जरलैंड और इंग्लैंड भेजा हिफाजत के तौर पर, जब तक कुछ पैसे आए, जिसके साथ आया एक लंबा नुस्खा आर्थिक सुधार का। आज भारत के पास $604 बिलियन का भंडार है, दुनिया में 5वां सबसे बड़ा, 12 महीनों की आयात खरीदने के लिए पर्याप्त। भारत का सफल होने का एक महत्वपूर्ण कारण था राजनीति में स्थिरता। आंध्रा किसान से नहीं सही, शायद इस बार श्रीलंका भारत के लोकतंत्र से कुछ सीख ले। लंका को जलाने के बाद हनुमान जी समुद्र में छलांग लगाकर अपनी पूंछ की आग बुझाई। श्रीलंका को अपनी आग बुझाने के लिए अभी बहुत कुछ काम करना बाकी है। बिस्बो की शायरी। श्रीलंका में राजपक्ष भाइयों ने बजाया अपना डंका, परिवारवाद ने मिलकर लगा दी श्रीलंका की लंका। राजनीति और आर्थिक संकट से बदतर हुए हालात, मुश्किल घड़ी में भारत ने दिया साथ, बन गई कुछ बात।